मेरे मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। थाईलैंड सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है और इस आखिरी वीडियो में दो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत एक साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये आखिरी वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि मैंने थाईलैंड सफ़र में जो महसूस किया और चाहता था कि आपसे वो बातें कर सकूं, तो मैंने सोचा कि वो आखिर पे रखूंगा। इसके बाद मलेशिया का सफ़र शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा फुकेट का वो बंगला बाज़ार, बंगला मार्केट, जिसकी वजह से फुकेट को गुनाहों का शहर कहा जाता है। लेकिन इस गुनाहों के शहर और इस गुनाहों के बाज़ार में मुझे कुदरत ने एक बहन से मिलवा दिया और उसकी स्टोरी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में जिस होटल में मैं रहा और जितनी कम प्राइस में रहा वो भी आपके साथ हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये एक बाज़ार है, बंगला मार्केट इसे बोलते हैं, बंगला बाज़ार भी बोलते हैं फुकेट के अंदर। और ये मशहूर है अपनी तमाम किस्म की जो रंगीनियाँ हैं, तमाम किस्म की जिस्म फरोशियाँ, बुराइयाँ, जुआ, क्लब्स, पता नहीं क्या कुछ, वो सारा कुछ इधर है। हमने इसके करीब ही एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और वापसी पे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे एक बंगला मार्केट है जो यहाँ की बहुत ही मशहूर है। तो मैं बतौर सयाह हर जगह जाता हूँ, चाहे वो मकाम कैसा भी हो, तो उसको विज़िट करना ये मैं इसलिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ चीज़ों को। और ऐसे मकामात पे जाते हुए मैं मुर्शद का वो कौल जहन में रखता हूँ जो उन्होंने सबक सिखलाया है कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशन और मोबाइल में कोई ऐसा नंबर ना हो जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ तुम्हारे नंबर कटें। तो ये उन्होंने सिखाया और पढ़ाया कुछ इस अदा से है कि ये सबक बहुत अच्छे से याद हुआ। मैं इस बाज़ार में गया और मेरी नज़र अपने से दूर सामने की जानिब थी कि दाएं बाएं जो है वो चीज़ें मुझे मुतासिर ना कर सकें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे एक दोस्त ने बनाई जो मेरे साथ था। मैं इस मार्केट में अपना मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। अब प्रोग्राम ये था कि इसी मार्केट के आखिर पे चंद दुकानें हैं जहाँ से मैंने कुछ शॉर्ट्स और एक कैप लेनी थी। वो जो रेड कैप आप पिछले व्लॉग्स में मेरे सर पे देख रहे हैं ये मैंने इसी मार्केट में ली। इस मार्केट से मैं गुज़रता रहा, ख़वातीन जो हैं वो आवाज़ें लगा रही हैं, हत्ता कि एक दो जगहों पे तो उन्होंने हाथ से पकड़ के खींचने की कोशिश की, जिसको मैंने यूं दोनों हाथों को जोड़ के जैसे माफ़ी मांगते हैं इस तरह करके और उनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से आगे चला गया। अब चलते चलते ये जिस किस्म की मार्केट है आप देख ही रहे हैं, मैं जो करीबी मनाज़र हैं उनको ब्लर कर रहा हूँ ताकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं गलत चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, लेकिन जो पैगाम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत अहम है। इसी बाज़ार की एक तरफ से दूसरी जानिब जाते जाते आखिर पे मुझे कुछ दुकानें नज़र आईं। कैप लेनी थी, 2-3 बंदों से बारगेन की, रेट तय ना हुआ। फिर सोचा कि यार दुकानें बंद होने वाली हैं, 9-10 बजे थाईलैंड बंद हो जाता है फुकेट के अक्सर बाज़ार, क्लब्स वगैरह खुले रहते हैं। तो आखिरकार फ़ैसला किया कि आखिरी दुकान से ले लूँ। उस दुकान के अंदर गया, वहाँ पे ख़ातून थी। अमूमन यहाँ पे हर दुकानदार, हर गाड़ी चलाने वाले से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो मैंने उससे एक कैब पूछी और इंग्लिश में उसकी प्राइस पूछी। उसने मुझे उसका तकरीबन कोई 300 बात बताया। मैंने उससे वही अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करते हुए कहा कि ये ज़्यादा है, कम करो। तो उसने आगे से कहा कि ये ज़्यादा नहीं है भाई। अब उस खातून को मैंने देखा तो पहली नज़र में मुतासिर हुआ कि एक ऐसा बाज़ार जहाँ पे ख़वातीन बेलिबास फिर रही हैं और लोगों को खींच रही हैं, वहाँ पे ये खातून मैंने देखी जिसने पूरा लिबास पहना और खुला लिबास कि कोई इसको पहचान ना सके, इसके खद्दोखाल। और फिर सर के ऊपर उसने हिजाब भी लिया था, सिर्फ उसका चेहरा नंगा था, हिजाब किया हुआ था उसने। अब जब उसने उर्दू ज़ुबान यानी उर्दू हिंदी में भी बात की तो मुझे और तजस्सुस हुआ। मैंने उससे बात की, मैंने कहा बहन आप जानती हैं उर्दू हिंदी ज़ुबान? तो कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि आप नेपाल से हैं। कहने लगी नहीं भाई मैं बर्मा से हूँ। अब उसने जब बर्मा कहा तो मुझे वो सारा मंज़र भी याद आ गया जो कुछ बर्मा के मुसलमानों के साथ हुआ था। तो मैं थोड़ा सा सैड भी हुआ, लेकिन बात करते करते मैंने कहा नहीं बहन कोई इसमें आप डिस्काउंट करो ना। तो वो मुझे कहने लगी चले मैं 250 कर देती हूँ। वो करते कराते हमारा उसके साथ तय हुआ और ले लिया। मैं उससे बात करते हुए मैं हैरान हो रहा था कि ये बंगला मार्केट जो मशहूर है कि हर दुनिया की बुराई यहाँ है, वहाँ पे एक बहन ने किस तरह से अपने ईमान को, अपने इस्लाम को, अपने दीन और मज़हब को संभाल रखा है कि वो पूरे बाहिजाब तरीके से, पूरे शरई तरीक़ों से मर्दों से दूर हट के और एक बंदे को मुखातिब करने के लिए वो भाई भी कह रही है साथ में,
مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے لگا کہ تھائی لینڈ آنے کے اور اس بازار میں آنے کے پیسے پورے ہو گئے. جیسی آپ کی نیت ہے اللہ رب العزت ویسے ہی معاملات آپ کے ساتھ کرتا ہے. تو مجھے وہ بہن ہمیشہ زندگی میں یاد رہے گی. کوئی اگر بھائی ہوتا, لڑکا ہوتا تو شاید میں اس سے موبائل نمبر بھی لے لیتا, لیکن یہاں پہ چونکہ ایک خاتون تھی تو ان سے موبائل نمبر لینا وہ مناسب نہیں تھا کہ چاہے میں اچھی نیت سے لوں لیکن ان کو انکمفرٹیبل فیل ہوتا. میں نے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں لیا, لیکن ان کے لیے بہت ساری دعائیں اس کے بعد بھی میرے دل سے نکلی اور خوش ہوا کہ اس بازار میں ایسی ایمان کی سلامتی والی بیٹیاں بھی موجود ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ برائی اور بدی وہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ انسان کے اندر کی دنیا میں ہے. اسی لیے وہ جو صوفیاء اکرام ہیں وہ اپنی شاعری اور حکایتوں کے اندر اس چیز کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ برتن باہر سے نہیں بلکہ اندر سے دھونا زیادہ اہم ہے, اور اگر اندر کی صفائی ہو تو میرے مولا کے کرم سے باہر کی گندگی آپ کو متاثر نہیں کر سکتی. اس ویڈیو کے پہلے موضوع سے دیجیے اجازت اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. اور اب دیکھ لیجیے ایک ہوٹل جو بہت ہی کم پرائس میں ہمیں ملا اور انتہائی خوبصورت تھا. اگر کبھی آپ جائیں پھوکٹ کے اندر تو اس کو دیکھ لیجیے, ریٹ مناسب ہو تو ضرور یہاں پہ ٹھہریے گا. پھوکٹ سے گڈ مارننگ. آج جس ہوٹل کے اندر 3 راتیں ہم گزار چکے ہیں تو میرا جو ایکسپیرینس جس قیمت میں ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتاؤں کہ اگر آپ پھوکٹ آئیں تھائی لینڈ کے اندر تو یہ والا ہوٹل بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے اگر اس وقت اس کے ریٹ اچھے ہوں. انتہائی خوبصورت اور نیچر لوننگ پرسنالٹیز کے لیے یہ اس سے بہتر اس پرائس میں کوئی ہوٹل ہو نہیں سکتا. یہ ذرا اس کی لابی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوٹل کتنا بڑا ہے اور ساتھ میں اس کا یہ نظارہ بھی دیکھ لیجئے. یہ گاڑیاں جو یہاں پہ کھڑی ہیں ان کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی ہم نے کیا بریک فاسٹ اور ابھی ساتھ ساتھ تو آپ کو ہوٹل بھی دکھاتا ہوں. بفیٹ یہاں پہ بریک فاسٹ ہے, مطلب اتنی آئٹمز ہیں کہ اگر آپ ایک ایک بھی ٹرائی کریں تو آپ ساری نہیں کھا سکتے. تو یہ یہاں پہ لوگ بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے ہیں. یہ پورا ایریا جو ہے بہت بڑا ہے, یہ سارا بریک فاسٹ کے لیے. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ یہاں سے ہوٹل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا ایک اپارٹمنٹ اس طرف ہے, آپ اس کی ذرا گرینری چیک کیجئے. اس ہوٹل کا نام ہے دا نیچر پھوکٹ اور دا نیچر کی ہی تھیم پہ اس کو بہت زبردست بنایا. اور پانی کے نیچے اس کا جو رنگ ہے اسپیشل ایسا کر کے, اور اس کے اندر مچھلیاں دیکھیں یہ آگے یہ والا. اور یہ دیکھتے جائیے ذرا, یہ بھی بریک فاسٹ ایریا. اس کے بعد میں اوپر کی جانب جا رہا ہوں. ہمارا جو روم ہے وہ آپ اس کو ریزورٹ کہہ لیجئے, اس سے کافی اوپر ہے. یہاں پہ یہ لوگ پیدل آ رہے ہیں, لیکن یہ سٹاف ہے اس لیے پیدل آ رہا ہے. جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے وہ نیچے جو گاڑیاں آپ کو دکھائی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اور ان گاڑیوں کے ذریعے وہ اوپر کی جانب ٹریول کرتے ہیں. لگیج آپ کے روم میں شفٹ کرنا ہو یا اوپر سے نیچے آنا ہو تو وہ جو الیکٹرک کارز ہیں وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. یہ ایک سین دیکھیے میرے دوستو, یہ آپ کے سامنے آبشار اور ایک سوئمنگ پول یہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ والا ایک ایریا ہے اور اس کے ساتھ یہ بچوں کے لیے یہ پلے ایریا بھی ہے. وہ اس طرف بچوں کے لیے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے. اور یہ بھی ایریا پورے ادھر بھی اپارٹمنٹس ہیں, رومز ہیں. اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کیونکہ یہ صرف ایک حصہ ہے. ہوٹل نیچر کو پسند کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی شاندار ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی ایسے قدرت سے محبت کرنے والے ہیں کہ ان کے سوئمنگ پولز کے اندر بھی درخت لگے ہوئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی عام درخت نہیں لگا رکھے, کوئی عام پودے نہیں, بڑے ہی اسپیشل قسم کے اتنے بڑے بڑے ان کے پتے ہیں. یہاں پہ ہم رکے تھے اس جگہ اور پھر یہاں سے آگے پیدل اپنے روم کی جانب جاتا ہوں. ایک یہ سیکشن ہے اور ایک یہ بلڈنگ 8 یہ ہے. ہم بلڈنگ 9 میں ہے جو اس طرف. تو یہاں یہ نظارہ بھی دیکھ لیجئے, یہاں تصویریں لوگ بناتے ہیں بہت ہی کمال قسم کی. رات کو بارش ہوئی تھی اس لیے نیچے آپ کو گیلا نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ہے جی سوئمنگ پول میں, وہ اس طرف سے ہم شروع کرتے تھے اور یہ آتے آتے یہاں سے بھی آگے چلے جاتے تھے. یہ
तो देखिए कितना बड़ा स्विमिंग पूल का एरिया इन्होंने मुख्तस कर रखा है। अगर आपने रूम लिया है तो रूम से निकलिए और इधर स्विमिंग पूल में आ जाइए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसके लिए आपको रूम के दरवाजे से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि रूम के अंदर बैठे ही बैक साइड पे आपका जो व्यू है वहाँ वो आपको ले जाता है स्विमिंग पूल में। तो ये हम आ गए बिल्डिंग 9 के अंदर। ये ज़रा देखिए, इस तरफ भी अपार्टमेंट्स हैं। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हमने ऑर्डर किया था किंग रूम। हमें क्वीन रूम मिल गया, लेकिन किंग रूम ही है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा बेड भी हमें मिल गया। अब मैं इसको पंच करता हूँ इधर ताकि लाइट आ जाए। ओके जी, सॉरी फॉर दिस के अभी जो है वो हमने हर चीज़ क्लियर नहीं की। तो ये आप देख सकते हैं वॉशरूम, हाँ ये बंद हो जाता है, ऐसे वैसे खुला नहीं रहता। अगर आप 2 पर्सनस हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है, ये वैसे तो आमतौर पे बंद रहता है, ठीक है, ये फुली क्लोज है। तो हम इसको ओपन करके ऐसे, ये हमारा स्विमिंग पूल है और इसमें आप ज़रा ये सीन देखिए, ये सब के साथ ऐसे ही शेयरिंग है और इस तरफ भी। तो मतलब यहाँ से जाओ स्विमिंग पूल के अंदर स्विम करो और बाद में ये चेयर्स यहाँ पे पड़ी रहती हैं, यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए, तो इस चेयर पे बैठ के रेस्ट करो। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रहा था प्राइस का, तो ये तकरीबन हमें कोई 11-12 हज़ार रुपये पाकिस्तानी पर नाइट का हमने पे किया। तो 2 बंदे तो अब 6,000 पर नाइट हो गया। अब मुझे बताइए कि 10-10 हज़ार रुपये में भी इस तरह की रिहाइश नहीं मिलती। ये डिपेंड करता है आप पसंद क्या करते हैं। अगर आप सिटी एरिया को पसंद करते हैं, आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आर्टिफिशियल चीज़ों को पसंद करते हैं, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। प्योर नेचर लवर हैं तो इससे बढ़ के कोई प्लेस नहीं हो सकती। सर्च कर लीजिएगा, हमें तो यही मिली और वो हमने ले ली। द नेचर फुकेट रिजॉर्ट इन फुकेट। आप इसको सर्च करेंगे गूगल मैप पे या booking.com पे भी, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। और ये इस वक्त के रेट है, हो सकता है जब आप बुक करें तब जो टूरिज़्म है वो पीक पे हो और ये रेट ज़्यादा हो। लेकिन देख लीजिए, अगर आपका बजट बनता है तो कम से कम एक रात तो यहाँ पे ज़रूर गुजारिए।